अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। दिस इज़ मोहम्मद मुमताज़ हैदर, आपका टीचर। और इंशाल्लाह आज आपको एंटार्कटिका सारा कराने की कोशिश करेंगे और इसमें जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें वो कराने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि देखें वैसे तो दुनिया में इतना नॉलेज है कि आप करते करते उसमें डूब जाएंगे। हमें वो चीज़ें करनी होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करवा रहा होता हूँ जो शायद आपने पहले कभी पढ़ी ना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटार्कटिका कहाँ पर मौजूद है। तो मैंने जो आपको जियोग्राफी जीके का पहला पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ज़मीन की जब आप बात करते हैं, ये ज़मीन आपको नज़र आ रही है, देखिए ये सफ़ेयर की शक्ल में। ये जो ऊपर वाला पोल होता है ना ऊपर, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पोल होता है इसको हम साउथ पोल कहते हैं। ऊपर वाले पोल को नॉर्थ पोल कहा जाता है और नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। तो ये देखें, अब ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको एंटार्कटिका ये नज़र आ रहा है, ये फैला हुआ है एंटार्कटिका। अब ये एंटार्कटिका जब कोई आपसे पूछ ले कि किस पोल पर मौजूद है, तो ऑफ कोर्स ये किस पोल पर मौजूद है, साउथ पोल पर मौजूद है। एंटार्कटिका किस पोल पर मौजूद है, साउथ पोल पर मौजूद है। और अगर इसकी एरिया वाइज डिवीजन करें ना हम एंटार्कटिका की, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। एरिया वाइज में बात कर रहा हूँ, आबादी के लिहाज से तो ये आखिरी नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी है ही नहीं। यहाँ पर लोग मुस्तकिल तौर पर नहीं बसे हुए। वैसे यहाँ कुछ ममालिक क्लेम करते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ लोग एक वक्ती तौर पर जाकर रहते हैं, लेकिन मुस्तकिल यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। लेकिन एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दुनिया का 5वां बड़ा बर्र-ए-आज़म या कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा अगर मैं इस एंटार्कटिका की बात करूं तो आपको पता है कि ये सारा का सारा जो इसका लैंड मास है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है सारा का सारा लैंड मास? बर्फ़ से। यहाँ सारी की सारी बर्फ़ है, ठीक है। सारी की सारी बर्फ़ है या आइस शेल्व्स हैं। कुछ माउंटेन रिजेस भी हैं, रिवर्स और लेक्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर मैं इसकी बर्फ़ की बात करूँ तो इसके ऊपर 98% बर्फ़ है। कितने परसेंट बर्फ़ है जी? 98% एंटार्कटिका के ऊपर बर्फ़ मौजूद है। और अगर मैं दुनिया की बर्फ़ की बात करूं कि कुल दुनिया की कितनी बर्फ़ यहाँ पर मौजूद है, तो कुल दुनिया की तकरीबन 90% बर्फ़ यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? दुनिया की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी? दुनिया की। दुनिया की 90% बर्फ़ यहाँ पर है और ओवरऑल इस बर्र-ए-आज़म पर 98% बर्फ़ है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर इसकी बर्फ़ पिघल जाए, ये जो 90% दुनिया की बर्फ़ है और 98% बर्फ़ इसके अपने हिसाब से है, तो सोचें दुनिया का क्या बनेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, फिर आप इससे बड़ा इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का फिर क्या होने वाला है। सी लेवल कितना हद तक बढ़ जाएगा। और जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जजीरा नुमा ममालिक जो पहले ही पानी के अंदर मौजूद हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बर्ड्स कौन कौन से हैं, एनिमल्स कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं जी। देखिए भाई, सबसे पहले तो इसके अंदर बर्ड्स ना आपको पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको ये नज़र आ रहे होंगे। पेंगुइन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरा यहाँ पर पोलर बियर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। पोलर बियर, ये आपके पास क्या है, इसको कहा जाता है पोलर बियर। एक तो होता है ना रीच सिर्फ, या आपका जो है वो बियर जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ पर आपके पास है पोलर बियर, यानी कि बर्फ़ानी रीछ भी आप इसको कह सकते हैं। और पोलर बियर से मुराद है जो पोल के ऊपर रहते हो। पोल क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका एंटार्कटिका है ये आपको नज़र आ रहा है, ये कहाँ पर है? साउथ पोल पर है। तो जब ये साउथ पोल पर है तो यहाँ पर जो रीछ वगैरह होंगे वो पोलर बियर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए? पोलर बियर्स हो गए, जो यहाँ पर काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। और पेंगुइन्स वगैरह कभी पूछ लिया जाए किसी पेपर में। उसके बाद जनाब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ ममालिक ने कोशिश की कैप्चर करने की, यहाँ कोई दुनिया है, कोई लोग हैं या नहीं है। तो भाई अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 19वीं सदी के करीब करीब तक लोगों ने ना इसके ऊपर रसाई हासिल करने की कोशिश की। मैंने आपको अभी बताया कि साउथ पोल पर यह मौजूद है एंटार्कटिका। किस पोल पर? साउथ पोल पर। किस पोल पर? साउथ पोल पर। तो ये मैं आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी तक बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे जो कहते हैं ना ट्रैवलर वगैरह, वो जो है साउथ पोल तक तकरीबन पहुंच चुके थे। कहाँ तक? साउथ पोल तक। फिर जब तकरीबन पूरा का पूरा आपका 1900 आया ना, 1900
1900 ये वो ईयर था जिसमें कई ममालिक अंटार्कटिका तक रिसाई हासिल कर चुके थे। कई ममालिक जो है अंटार्कटिका तक 1900 में पहुंच चुके थे। अलग अलग ममालिक अलग अलग वक्त में वहां पर जाकर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है। अब वो बहुत सारे ममालिक थे जिन्होंने यहाँ पर अपना अपना कोई ना कोई जगह काबू करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि यार फ्यूचर में ये जो है ना बड़ा हमारे लिए जो है सूदमंद साबित हो सकता है। कुछ ममालिक ने तो इवन यहाँ पर आर्मी बेसिस, अपने आर्मी कैंप्स तक भी कायम कर लिए थे। कुछ ममालिक ने यहाँ पर अपने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स बनाए। उनको लगता था कि शायद ये फ्यूचर में हमें फ़ायदेमंद हो सकता है या फ़ायदा पहुँचा सकता है। करंटली अगर मैं बात करूँ 1900 के बाद कुल 7 ममालिक हैं जो अंटार्कटिका के मुख्तलिफ इलाकों को क्लेम करते हैं। कुल कितने ममालिक हैं? 7 ममालिक हैं क्लेम करने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से ममालिक हैं? चिली ने 1940 में यहाँ पर क्लेम करना स्टार्ट किया आपके पास। सेकंड, अर्जेंटीना ने 1943 में, यूके ने 1908 में, नॉर्वे ने 1939 में, ऑस्ट्रेलिया ने 1933 में, फ्रांस ने 1840 में, न्यूजीलैंड ने 1923 में, और ये जो बाकी हिस्सा बच जाते हैं ये अनक्लेम टेरिटरी है। इसके ऊपर किसी भी मुल्क ने कोई भी अपना क्लेम नहीं किया। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद जब पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ तो यार मुख्तलिफ ममालिक जाकर क्लेम करना स्टार्ट हो गए हैं और मसाइल बढ़ सकते हैं और कुछ ममालिक तो यहाँ पर आर्मी बेसिस भी बनाने लगी हैं, तो फिर यहाँ पर जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी आता है जिसे कहा जाता है 1959 एंटार्कटिक ट्रीटी। क्या कहा जाता है जी? 1959 एंटार्कटिक ट्रीटी, 1959 एंटार्कटिक ट्रीटी। और ये वाशिंगटन में साइन हुआ था। एंटार्कटिक ट्रीटी ये अंटार्कटिका बर-ए-आज़म के मुतालिक था और इसके ऊपर दस्तखत किए उस वक्त टोटल 12 ममालिक ने। उस वक्त की अगर बात की जाए तो टोटल 12 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे अंटार्कटिका ट्रीटी के ऊपर, जो कि 1958 में क्या हुआ, इसके ऊपर दस्तखत हुए। और ये ट्रीटी चलने वाला कब तक है? 2048 तक ये ट्रीटी चलेगा। कभी किसी पेपर में, किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, क्या आपको अंटार्कटिका की इंपॉर्टेंस मालूम है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका के मुतालिक एक ट्रीटी 1959 में साइन हुआ। कुल 12 ममालिक ने सिग्नेचर्स किए थे। अब तक तकरीबन इसके ऊपर 54 ममालिक, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अब तक इसके ऊपर 54 कंट्रीज़ तकरीबन सिग्नेचर कर चुके हैं और 2048 में ये ट्रीटी एंड होने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा वो फिर अभी कुछ नहीं कह सकते उसके मुतालिक। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान भी उन 54 कंट्रीज़ में शामिल है जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं या नहीं है शामिल? क्या पाकिस्तान का वहाँ पर कोई आर्मी बेस तो खैर अब किसी भी मुल्क का नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुआ इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। नंबर 1 ये था कि अंटार्कटिका शैल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पजेज़ ओनली, सिर्फ पीसफुल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कोई आर्मी बेसिस वगैरह वहाँ पर नहीं होंगे। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पर आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा तीसरी बात उन्होंने क्या की थी? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स फ्रॉम अंटार्कटिका शैल बी एक्सचेंज्ड एंड मेड फ्रीली अवेलेबल। जो भी ममालिक यहाँ पर साइंटिफिक कोई रिसर्च करेंगे वो एक दूसरे के साथ इसका तबादला भी करेंगे कि जी हमारी ये रिसर्च है, हमारी ये रिसर्च है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका की अगर मैं आपको बताऊँ इन रिसर्च स्टेशंस के मुतालिक, सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन, सबसे बड़ा जो रिसर्च स्टेशन है वो यूएसए का है। यूएसए यानी आपका अमेरिका, इनका जो है सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है। सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन किस मुल्क का है जी? यूएसए का है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 49 शायद मैं बाय मिस्टेक पहले बोल गया 59। तो सबसे बड़ा यूएसए का यहाँ पर सेंटर है और उस सेंटर का नाम फिर आप लोग बताएंगे। उसके अलावा इस यूएसए के अलावा भी तकरीबन अब 54 ममालिक तो इसके ऊपर सिग्नेचर कर चुके हैं। तकरीबन 40 से भी ज़्यादा ममालिक हैं जो साइंसी तहकीक यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे नज़दीक आपको पता ही है कि अंटार्कटिका के सबसे करीब साउथ अमेरिका पड़ता है और दरमियान में ड्रैक पैसेज है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ये खुद जो है, अगर इस खुद की इसकी बात की जाए कि अंटार्कटिका कहाँ पर मौजूद है, किस ओशन के अंदर है, तो ये आपको मैं बता दूं कि इसके इर्द गिर्द ये वाला साउदर्न ओशन मौजूद है। कौन सा ओशन मौजूद है इसके इर्द गिर्द? साउदर्न ओशन। कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि जो अंटार्कटिका है वो किस ओशन के अंदर मौजूद है, तो कौन सा ओशन है जी? साउदर्न ओशन। ऊपर भी देख लें आप, इधर भी देख लें, तो कौन सा ओशन हो गया? साउदर्न ओशन हो गया। अब मैं इस मैप से आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिटेल मैप। उसके बाद
अलग अलग इसके टुकड़े करके भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। पहले इस मैप को ना एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके इर्द गिर्द सी कौन कौन से है, कौन कौन से सीज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा वेडल सी, ये जो ऊपर ऊपर पड़ा हुआ ना वेडल सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास पड़ा हुआ है जनाब बेलिंगशॉसन सी या बेलिंगशॉन सी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है एमंडसन सी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कौन सा है जी, एक रोज सी भी होगा यहाँ पर, कहाँ है ये, डेविस सी आपका पड़ा हुआ है इधर, ठीक है। तो ये 4-5 सीज इसके इर्द गिर्द, हाँ ये रहा ये रोज सी, तो ये 4-5 सीज भी इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और ये सी अगर कोई आपसे पूछ ले कि वेडल सी कहाँ है, अंटार्कटिका। ये आपका जो है बेलिंगशॉन सी कहाँ पर है, अंटार्कटिका। एमंडसन सी कहाँ पर है, अंटार्कटिका। रोज सी कहाँ पर, अंटार्कटिका। डेविस सी कहाँ पर, अंटार्कटिका। वैसे इनसे मुतालिक सवाल होगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। और ये सारे के सारे सी किस ओशन का हिस्सा हैं, साउदर्न ओशन का हिस्सा हैं। सदर्न ओशन भी कहते हैं, साउदर्न पढ़ लें सदर्न पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर हम लैंड मैसेज की बात करें, और स्पेशली अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात करूँ कि यार इसके अंदर आइस शेल्फ्स कौन कौन सी हैं, जो बर्फ़ की शीटें हैं बड़ी बड़ी, और जो बर्फ़ के टुकड़े हैं इसके अंदर बड़े बड़े, वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनको हमने देखना है, ठीक है। मैं आपको ये अलग अलग करके भी बताता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। और फिर मैं बताता हूँ सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, पहले एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास रोने आइस शेल्फ आया हुआ है, ये बर्फ़ का पूरा इलाका है, सारे की सारी इसमें बर्फ़ है, ये रोने आइस शेल्फ है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रोज़ आइस शेल्फ आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये 2 आइस शेल्फ्स हैं इसके अंदर, और एक यहाँ पर भी एक छोटा सा आइस शेल्फ है, ये आगे मैं आपको अलहदा बताता हूँ, यहाँ ये क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा। तो टोटल 3 इसके अंदर आइस शेल्फ्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा आइस शेल्फ यही है, इसका रोज़ आइस शेल्फ है। रोज़ होता है ना लाल लाल गुलाब, वाज़े नज़र आता है, लाल लाल रंग सब में है, ख़तरे का भी निशानी होती है वैसे लाल रंग। तो जो रोज़ आइस शेल्फ है, इसका सबसे बड़ा आइस शेल्फ है अंटार्कटिका का। और ये जो आपको ये सींग नुमा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं अंटार्कटिक पेनिनसुला। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक पेनिनसुला। पेनिनसुला की डेफिनेशन मैं कई बार बता चुका हूँ, ये फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि यार पेनिनसुला क्या है। और इसी अंटार्कटिक पेनिनसुला के अंदर मौजूद है पैमीर लैंड। कभी वो पूछ ले कि पैमीर लैंड कहाँ पर है, तो वो भी अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिक पेनिनसुला के अंदर मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज़ें जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो मैं आपको अलग अलग करके खोल कर बताऊँगा। उसके बाद अगर इसके अंदर क्या कोई माउंटेन रेंज मौजूद है, तो आप ये देख लें, ये जो पीले कलर में आपको नज़र आ रही है ना, ये पीले कलर में, ये सारी की सारी इसकी माउंटेन रेंज कहलाती है। ये क्या है, माउंटेन रेंज है। और इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो है जनाब आपके पास ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स, ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स। और ये माउंटेन आपके अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। आपको पता है कि दाएं तरफ वाला हिस्सा ईस्ट कहलाता है और बाएं तरफ वाला हिस्सा वेस्ट कहलाता है। इसका मतलब है इसने अंटार्कटिका को तकसीम कर दिया ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका में। कभी पेपर्स में पूछ लिया जाए कि अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में, आज मैं ना ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा, मैं आपको सीधा सीधा जैसे पढ़ाया जाता है ना अमूमन वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। और आप बगैर ट्रिक्स के भी ज़रा याद करने की कोशिश करें, चीज़ों को दिमाग में बिठाने की। तो कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि यार कौन सी माउंटेन रेंज है जो अंटार्कटिका को ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका में डिवाइड कर देती है, वो कौन सी है जनाब, वो यही है आपके पास ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स, ठीक है। और ये फिर मैं मज़ीद भी इसके आगे आपको डिटेल बताता हूँ, अभी ओपन करके, अभी तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, अलग भी पढ़ाऊँगा, परेशान क्यों होते हो यार। उसके बाद जनाब आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जो माउंटेन रिजेस हैं, या आप ये समझ लें कि जो इसके अंदर वोल्केनोज भी हैं, कुछ एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, आतिश फशां जिनको आप कहते हैं। एक तो ये आपको नज़र आ रहा होगा माउंट एरिबस, ये भी इसका एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। एक ये एक्टिव वोल्केनो है बाकायदा। और उसके बाद एक और भी इसके अंदर वोल्केनो मौजूद है, मुझे यहाँ पर, हाँ कहाँ पड़ा हुआ है, हाँ ये रहा, ये माउंट सिडले। ये 2 इसके अंदर वोल्केनोज हैं। ये जो एरिबस है ये एक्टिव है, और माउंट सिडले जो है ये है तो बड़ा इससे एरिबस से, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ये डोरमेंट वोल्केनो है, यानी कि ये बुझा हुआ समझ लें आप, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछ लीजिए इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, माउंट विंसन मैसिव
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या इसके अंदर कोई झील भी मौजूद है? तो बिल्कुल जी, वोस्टोक लेक भी इसके अंदर मौजूद है और यही इसकी लार्जेस्ट लेक है अंटार्कटिका की। अब मैं इनके अब देखो, वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे बता दिए कि लेक कौन सी है जी, वोस्टोक लेक है। वोस्टोक एक रशिया का बंदा था, उसके नाम पर ये पड़ा और इसको कंट्रोल भी रशिया ही करता है, वोस्टोक लेक को। मैं मज़ीद आगे बताता हूँ। इसके अंदर वोल्केनोज कौन से हैं वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, विंसन मैसिव, वो मैंने आपको बता दिया। डीपेस्ट पॉइंट आप मुझे बताएंगे इसके इर्द गिर्द कौन से सीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया। कौन सी माउंटेन रेंज इसको 2 टुकड़ों में तोड़ रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अब मैं आगे चलकर आपको इसका मज़ीद बढ़ा देता हूँ जी। अच्छा जी, अब ये जो है ना, सबसे पहले इसके आ गए आपके इसके इर्द गिर्द जो सी वगैरह मौजूद हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी जो आपने याद रखना है वो वेडल सी और रोज़ सी है। ठीक है, और ये जो तीर से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तीर, इसको कहा जाता है एंटार्क्टिका करंट, एंटार्क्टिक करंट कहा जाता है इसको। ये जो पानी का बहाव है इसके इर्द गिर्द, इसको एंटार्क्टिक करंट भी कहते हैं। और इसकी डिटेल में खैर हम नहीं जाते, इसको आप छोड़ें, दफ़ा करें। 2 सी आपने लाजमी याद रखने हैं, वेडल सी और रोज़ सी। ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार। वेडल सी और रोज़ सी कहाँ पर मौजूद हैं? एंटार्क्टिका, यानी कि कौन सा ओशन है आपका, सदर्न ओशन, उसके अंदर ये मौजूद है। वैसे तो इर्द गिर्द ये आपको इंडियन ओशन और ये अटलांटिक वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं, ये दूर दूर हैं इस नक्शे में, वैसे नज़र आ रहे हैं। असल नक्शा वही था जो मैंने पीछे आपको बता दिया। तो ये आपके सीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैंने आपको दूसरे नंबर पर क्या बताया था कि आइस शेल्फ्स कौन कौन से हैं। तो देखें यार, जो इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ्स हैं वो आपके पास नंबर 1 ये आपका आइस शेल्फ पड़ा हुआ है, रोने या रॉन आइस शेल्फ है, और दूसरा ये पड़ा हुआ है रोज़ आइस शेल्फ, और तीसरा ये पड़ा हुआ है एमेरी आइस शेल्फ। अब इनमें जो सबसे बड़ा है, जो सबसे लार्जेस्ट है, वो अक्सर पूछ लिया जाता है। ये जो आपका रोज़ आइस शेल्फ है, ये आपका लार्जेस्ट आइस शेल्फ यहाँ पर मौजूद है। तो इसके मुतालिक पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि रोज़ आइस शेल्फ कहाँ पर है, एंटार्क्टिका पर। ठीक है, तो ये 3 ही इसके अंदर, और भी हैं छोटे मोटे काफ़ी सारे, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो था, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्या था, एंटार्क्टिक पेनिनसुला, जिसके अंदर पैमिर लैंड भी मौजूद था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। मैंने आपको नेक्स्ट बताई थी कि माउंटेन रेंज इसके अंदर कौन सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको माउंटेन रेंज नज़र आ रही होगी जो साउथ पोल के पास मौजूद है, और इस माउंटेन रेंज का क्या नाम है जी, ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स, ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स। ठीक है, ये एक रेंज है जो आपके अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है, ईस्ट अंटार्कटिका दाएं तरफ और बाएं तरफ वेस्ट अंटार्कटिका। ठीक है, दाएं तरफ ईस्ट अंटार्कटिका और बाएं तरफ वेस्ट अंटार्कटिका। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो वैसे बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए। ये जो ईस्ट अंटार्कटिका वाला पॉइंट है ना, इसको कहा जाता है ग्रेटर अंटार्कटिका। क्या कहा जाता है? ग्रेटर अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ दाएं तरफ ज़्यादा हिस्सा है अंटार्कटिका का, और ये जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है वेस्ट वाला, इसको कहा जाता है लेसर अंटार्कटिका। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि जो वेस्ट की तरफ है वो लेसर है, और जो ये ईस्ट की तरफ है ये ग्रेटर अंटार्कटिका है। अब कभी आपसे पूछ ली, वैसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा बर्फ़ पिघल किस जगह पर रही है, ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पर पिघल रही है? बर्फ़ ज़्यादा पिघल रही है वेस्ट अंटार्कटिका की तरफ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी साउथ पोल के ऊपर जो आपकी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अक्सर पीपीएससी में सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है ओजोन के अंदर ज़्यादा होल बन रहा है या ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, वो यही साउथ पोल है। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये आप मुझे बताएंगे। मैंने एक बात बताई है, ये दुरुस्त है या गलत है आप बताएंगे। क्या ये साउथ पोल के ऊपर ही होल हो रहा है ओजोन के अंदर, या नॉर्थ पोल पर हो रहा है, या कहीं और हो रहा है? चलो ये आपसे क्वेश्चन हो गया एक और। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ओके हो गया ना, ईस्ट अंटार्कटिका ये दाएं तरफ वाला हो गया, बाएं तरफ वाला वेस्ट अंटार्कटिक हो गया। ईस्ट अंटार्कटिका को ग्रेटर अंटार्कटिका कहा जाता है, और बाएं तरफ वाला जो वेस्ट अंटार्कटिका है इसको लेसर अंटार्कटिका कहा जाता है। अब ये माउंटेन रेंज आपने देख ली, अब जाहिर सी बात है आपने माउंटेन रेंज देख ली तो यार इसकी हाईएस्ट पीक भी तो कोई होगी ना। ये जो विंसन मैसिफ है, विंसन मैसिफ, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ये इसकी क्या है जी, हाईएस्ट पीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। तो ये आपकी माउंटेन रेंजेस हो गई यहाँ तक क्लियर। ठीक है जी, उसके बाद अगली स्लाइड में हम थोड़ा सा मैं आपको जो है बता देता हूँ, आपको माउंट रिजिस बता देता हूँ। इन्हीं माउंट रिजिस से मुराद होते हैं छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता माउंट रिज। और माउंट रिज के अंदर आपके ज़्यादातर वोल्केनोज मौजूद होते हैं। 2 इम्पोर्टेंट वोल्केनोज हैं
इसके अंटार्कटिका के बहुत इंपॉर्टेंट 2 वोल्केनोज हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब कोई आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है, तो वो ये रहा माउंट सिडले। ये अंटार्कटिका का लार्जेस्ट क्या है, ये अंटार्कटिका का लार्जेस्ट वोल्केनो है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये एक्टिव नहीं है, बल्कि ये डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट से मुराद क्या होता है? अब इतनी इंग्लिश तो यार आप लोगों को आनी चाहिए, आप आखिर पीपीएससी एफपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं। तो ये डोरमेंट वोल्केनो है, यानी कि ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है। लेकिन माउंट सिडली जो है ये लार्जेस्ट वोल्केनो है आपके अंटार्कटिका का, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपका जो वोल्केनो है वो है माउंट एरिबस। माउंट एरिबस ये जो है सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो है। कौन सा है ये? सेकंड लार्जेस्ट। कौन सा है ये? सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एक्टिव वोल्केनो है। ये क्या है आपका? एक्टिव वोल्केनो। हाँ, अगर पेपर वाला आपसे पूछ ले कि जनाब अंटार्कटिका का एक्टिव लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है, तो फिर तो एक्टिव की जब बात आ जाएगी तो माउंट एरिबस ही होगा। बरसारा है ये, माउंट एरिबस जो है ना, ये बरसारा है शोले आग के, एक्टिव वोल्केनो है भाई ये, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, क्या यहाँ पर कोई झील भी मौजूद है? तो भाई बिल्कुल, यहाँ पर लेक वोस्टोक मौजूद है साउथ पोल के करीब अंटार्कटिका में, और बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है। और इस लेक की अगर मैं आपको कहानी बताऊँ ना, ये लार्जेस्ट लेक है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर लेक है ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी और भी लेक्स इसके अंदर हैं, लेक विडा है, और भी लेक्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेक वोस्टोक ही है। एक दो और भी हैं, वो आप खुद से भी देख लीजिएगा बेशक, लेकिन लार्जेस्ट लेक जो अंटार्कटिका की है वो है लेक वोस्टोक। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। यही जो लेक वोस्टोक है ना, यहाँ पर रशिया ने रिसर्च सेंटर बना रखा है अपना। रशिया जो है ना, यहाँ पर रशिया का रिसर्च सेंटर मौजूद है। और मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि जनाब ये जो वोस्टोक है ये गालबन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये रशिया के ही किसी साइंटिस्ट का नाम था, और उसी के नाम पर फिर उन्होंने इस लेक का नाम भी लेक वोस्टोक रख दिया। और इस एरिया पर इन्हीं का कब्जा है। ये यहाँ पर साइंसी रिसर्च भी कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ये जब रिसर्च कर रहे हैं ना, यहाँ इनके साइंटिस्ट, तो ये कहते हैं कि शायद ये जो लेक वोस्टोक है ना, इसकी कुछ कुछ मुशाबिहत जो है अपना यूरोपा से होती है। अब आप कहेंगे सर ये यूरोपा से क्या है, यूरोपा क्या चीज़ है? यूरोपा से इसकी जो है ना थोड़ी थोड़ी अपना मुशाबिहत है यूरोपा। अब यूरोपा क्या है? यूरोपा जुपिटर का चांद है। यूरोपा का है जुपिटर का चांद। वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, वैसे नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि लेक वोस्टोक की कुछ कुछ खसूसियात मिलती हैं यूरोपा से। और यूरोपा जो है वो मून है जुपिटर का, उससे इसकी कंडीशंस काफ़ी हद तक मिलती हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो जुपिटर का मून यूरोपा है उसके ऊपर ज़िंदगी शायद गुजारी जा सकती है। कुछ का मानना है, ज़्यादा का मार्स के मुतालिक ये ख्याल है कि जी यूरोपा के ऊपर भी शायद ज़िंदगी के आसार हों, शायद। तो वो कहते हैं जी अगर यहाँ पर लेक वोस्टोक पर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है तो फिर यूरोपा पर भी गुजारी जा सकेगी, और अगर यूरोपा पर गुजारी जा सके तो यहाँ लेक वोस्टोक पर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकेगी। विज़िट करने तो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई फिक्स लोग वहाँ पर मौजूद अब भी नहीं हैं, ना लेक वोस्टोक पर, ना अंटार्कटिका की किसी और जगह पर। अच्छा, उसके बाद क्या यहाँ पर कोई रिवर्स मौजूद हैं? तो जनाब यहाँ का जो लॉन्गेस्ट रिवर है उस रिवर को कहा जाता है ओनिक्स रिवर। ये यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है। और भी छोटे मोटी सी यहाँ पर नदियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम बात करेंगे किसकी? जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओनिक्स रिवर। ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, यहाँ का। तो यही जनाब इसके अंदर सारी की सारी बातें थी। अब यहाँ पर आपको और मतलब कोई ऐसी चीज़ें बताने वाली हैं नहीं, यही चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मज़ा आया होगा। एंटार्कटिका मैंने आपको सारा करा दिया, और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें आपको कोई भी नहीं कराएगा। ये तो फिर भाई हम दावा नहीं करते, ये एक रियलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपको क्वालिटी वर्क कराती है, और आपकी तैयारी में आपका भरपूर साथ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेहनत करें, अल्लाह इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।